और वो सीधा नील की तरफ भागा और उसके गले लग गया। उसने नील से पूछा, बेटा बेटा तुम ठीक तो हो ना? कि तुम्हारी टांग से इतना खून बह रहा है, क्या हो गया तुम्हें? क्या जरूरत थी ऐसे लोगों से लड़ाई करने की? देखा ना क्या हो गया, चुपचाप यहां से निकल नहीं सकते थे क्या? नील ने पलटकर जवाब देते हुए सौरभ से कहा, नो डैड, बिल्कुल नहीं। रिया की जान खतरे में थी और आप चाहते हैं कि मैं उसे छोड़कर यहां से चला जाऊंगा? इतना डरपोक नहीं आपका बेटा, इन गुंडों से तो मैं निपट के ही रहूंगा। सौरभ को नील की बेवकूफी से हैरत हो रही थी। उसे लग रहा था कि न जाने नील की इस बेवकूफाना हरकत की वजह से अग्रवाल खानदान को अब और कितने बुरे दिन देखने पड़ेंगे। सौरभ इस सोच में डूबा हुआ था कि वो ऐसा क्या पैंतरा आजमाए जिससे दादा भाई गैंग के गुंडे और उनका लीडर रॉनी उसके बेटे की जान छोड़ दें। कि तभी उसने अपने सामने एक आदमी देखा जो रॉनी के आगे घुटने टेक रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि मोनू था। वो दादा भाई गैंग से सबसे ज्यादा घबराया हुआ था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर रॉनी के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा, रॉनी भाई, ये सब पागल हैं, लेकिन मैं नहीं हूं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो सिर्फ इन लोगों की गाड़ी में लिफ्ट लेकर आया था। मुझे नहीं पता कि आप सिंघानिया और अग्रवाल परिवारों के पीछे क्यों लगे हैं। ना मैं अग्रवाल परिवार से हूं, ना मैं सिंघानिया परिवार से हूं। मैं तो सीधा साधा मोनू हूं, कभी चोर बाजार में तो कभी मंगल बाजार में, बस लोगों को चूना लगाता रहता हूं। इससे ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं है। जनाब मुझे माफ कर दीजिए। गौतम को रॉनी के सामने मोनू का यूं गिड़गिड़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे खुद गिल्टी महसूस हो रहा था, इसलिए उसने मोनू को दोनों कंधों से पकड़ के उठाया और उसे गाड़ी के पीछे जाने का इशारा करते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। नील को गौतम की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने सौरभ को चिल्लाकर बोला, डैड आप कुछ क्यों नहीं कर रहे? देखिए रिया कितनी प्यार भरी नजरों से गौतम को देख रही है, आपको समझ नहीं आता? रिया का हीरो मैं हूं, ना कि गौतम। मेरे लिए तो कुछ कीजिए। गौतम को किसी भी तरीके से हीरो बनने से रोकिए, कुछ भी कीजिए। मैं इस वक्त घायल हालत में पड़ा हूं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। डैड प्लीज प्लीज। सौरभ को लग रहा था कि इससे पहले नील को नया बखेड़ा खड़ा कर दे, वो सीधा रॉनी और गौतम के बीच में आकर खड़ा हो गया और बोला, देखो भाई, तुम्हारा जो कुछ भी पंगा है उसके बारे में मैं नहीं जानता। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम कुछ भी करके मेरे बेटे को छोड़ दो, उसके लिए मैं तुम्हें एक अच्छी खासी रकम दूंगा। नील वहां पीछे से चिल्लाने लगा। उसने कहा, डैड मैंने आपको ये सब करने को नहीं कहा ना, प्लीज पहले रिया को बचाइए। नील के इस अचानक से कंसर्न से सिर्फ रिया की चाची इंप्रेस हो रही थी, रिया नहीं। वो अभी भी उस मिस्ट्री मैन के यहां आकर उसे बचा के यहां से दूर ले जाने के सपने देख रही थी। वहीं गौतम नील को एकटक देख रहा था। नील की बातें और नील की आंखें दोनों अलग अलग बातें बयां कर रही थी, लेकिन इस वक्त गौतम को नील को एक्सपोज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वहीं सौरभ ने नील की बात को इग्नोर करते हुए रॉनी से बोला, भाई नील को छोड़िए, जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुनिए। आपके लिए कितनी रकम ठीक रहेगी? 50 लाख? रॉनी ने अपने सर को हिलाते हुए मना किया। इसके बाद सौरभ ने 2-3 अमाउंट ऑफर किए, लेकिन रॉनी नहीं माना। अब आखिरकार सौरभ ने कहा, ठीक है भाई, 5 करोड़, लेकिन आप प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। रॉनी ने सौरभ को धमकाते हुए कहा, दादा भाई जैसी गैंग के गुंडे को, और वो भी उसके लीडर को, तू अपने बेटे के लिए सिर्फ 5 करोड़ की रकम दे रहा है? तुझे अब मैं दिखाता हूं। ऐसा कहकर रॉनी ने सौरभ के मुंह पर थूक दिया, लेकिन सौरभ उस वक्त पलटवार करने या जवाब देने की हालत में बिल्कुल नहीं था। वहीं साइड में गौतम आंख बंद कर वहां के माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था और अवनी उसके पीछे अब तक चुप होकर खड़ी हुई थी। अब तक रॉनी के गुंडों को भी होश आ चुका था। रॉनी ने अपने गुंडों को इशारा किया कि वो सुलेखा और रिया को वैन के अंदर डाल दे। रॉनी के एक इशारे पर सभी गुंडों ने बिना देर लगाए और पलक झपकते ही सुलेखा और रिया को वैन में बिठा दिया और खुद उनके चारों तरफ बैठ गए। रॉनी भी अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा और ड्राइवर के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया और उसने ड्राइवर को चलने का इशारा किया। ड्राइवर जैसे ही गाड़ी लेकर चला कि तभी छपाक से कीचड़ के छींटे अवनी के जूते पर गिर गए, जिससे उसके जूते गंदे हो गए। गाड़ी की आवाज सुन गौतम ने भी अपनी आंखें खोल ली थीं और वो वैन के सामने जाकर खड़ा हो गया। गौतम के अचानक वैन के सामने आ जाने से वैन के ड्राइवर ने झटके से ब्रेक मारा, जिससे रॉनी का सर सीधा शीशे में जाकर लगा और उसने ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहा, अबे पागल है क्या? इसके चक्कर में मुझे मरवा देता। चाहिए क्या इसको? अभी देखता हूं। ऐसा कहकर रॉनी गुस्से में वैन का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और गौतम के आगे आकर खड़ा हो गया। हाँ बोल भाई हीरो,
क्या प्रॉब्लम है? वैन के अंदर रिया और रोड पे पड़ा नील दोनों को लगा कि गौतम रिया को बचाने के लिए गुंडों के सामने आया है, लेकिन गौतम ने जो कहा वो सुनकर सभी के होश उड़ गए। गौतम ने बड़े ही शांत अंदाज में बोला, प्रॉब्लम ये है कि तेरी वजह से मेरी बीवी के जूते गंदे हो गए। गौतम की इस अटपटी बात से रोनी की हंसी छूट गई और वो इस बार अपने टकले सर पर दोनों हाथों से तबला बजाते हुए बोला, वाह चिकने वाह, क्या कहने का मतलब है तेरा? तेरी बीवी के जूते कहाँ हैं? कौन से जूते गंदे हो गए? गौतम ने अवनी के पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।